नमस्कार, मैं अनूप रावत और आप देख रहे हैं माँ काली मंदिर को लाइव फेसबुक पे। दोस्तों, माँ काली मंदिर बिरुखाल ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर और सियालदे ब्लॉक से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे गढ़वाल और अल्मोड़ा के बीच में बसा हुआ है। मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है और प्रत्येक 3 साल में यहाँ पे एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में जतोड़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था मंदिर का बैकग्राउंड। और आपको जैसे कि पता है कि हम समय समय पे महाकाली मंदिर समिति गढ़वाल अल्मोड़ा, महाकाली समिति गढ़वाल अल्मोड़ा इस तरह के आयोजन करती रहती है, जिसमें कि हम क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को सामने रखते हैं, जनता के सामने रखते हैं। और हमारे साथ बहुत बार हमारे राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों से लोग जुड़ते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं लैंसडाउन के 2 बार के विधायक और सरल स्वभाव के धनी, दो लगातार जो कि कई सालों से काम करते आ रहे हैं क्षेत्र के लिए। काफी उन्होंने स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस दिशा में काफी काम किया है। लैंसडाउन में लगातार काम करते रहते हैं और आप इनको, इनकी सरलता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आप इनको कहीं भी छोटे से छोटे समारोह में, शादी हो, पार्टियां, वहां भी देख सकते हैं। तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आइए स्वागत करते हैं महंत दलीप रावत जी का। रावत जी, आपका महाकाली मंदिर सम्मेलन, ऑनलाइन सम्मेलन 2022 में हार्दिक अभिनंदन। सर, सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क कमेंट चाहेंगे। आप कितना महाकाली मंदिर के बारे में जानते हैं और ओपनिंग कमेंट क्या होगा? देखिए, मैं महाकाली मंदिर के बारे में वास्तव में ज्यादा नहीं जानता हूँ और मुझे शायद आज पहली बार आप लोगों ने ही मुझे से अवगत कराया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आप समर्पित भावना से उसके लिए जन जागरण चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका, तो आप पे भगवान महाकाली की कृपा भी होगी और महाकाली का गुणगान जो है सारे विश्व में फैलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर। एंड सर, आप 2 बार से लगातार विधायक रहे हैं लैंसडाउन विधानसभा सीट से। तो सर, आप जैसे कि राजनीति मतलब चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस मंच से आप आपके सबसे जो बेस्ट वर्क होंगे इन लगातार 10 वर्षों में आपने जो भी कार्य किए होंगे, कौन से वो बेस्ट वर्क होंगे? क्या क्या आपने कार्य किए हैं, आप जनता के सामने रख सकते हैं? देखिए, मैं जब पहली बार बना था तो उस समय मेरे यहाँ जो विद्यालय थे, विशेषकर प्राथमिक विद्यालय, सारे के सारे बच्चे बिना फर्नीचर के थे, बिना कंप्यूटर के। तो मैंने उस समय एक अभियान चलाया था कि चटाई मुक्त जो है, मैं एक अभियान चलाऊंगा। और आज मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मैंने उन विगत 5 सालों में, जो पिछले 5 साल थे, उसमें मैंने सारे विद्यालयों को अपने फर्नीचर दे के या कंप्यूटर दे के, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको मैंने चटाई मुक्त किया। उसके बाद अभी मेरा जो वर्तमान जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें मैंने फिर दूसरा एक स्लोगन दिया, चढ़ाई मुक्त। तो चढ़ाई मुक्त के लिए मैंने कहा कि मैं प्रत्येक गांव तक जो है सड़क पहुंचाऊंगा, कम से कम पहले ग्राम सभा और फिर उसी ग्राम ग्राम के बाद थूक के बाद। अभी तक मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपनी विधानसभा में लगभग 80-85% क्षेत्रों को आच्छादित कर दिया है सड़कों से। ये हमारी उपलब्धि है विशेषकर। और दूसरी उपलब्धि हमारी जो है शिक्षकों की है। तो मैं समझता हूं कि मैंने इन 2-3 सालों में लगभग लगभग अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धि करा दी है। प्राथमिक में सब कुछ 100% है और जो ये माध्यमिक के हैं उनमें कम से कम 70-80% विद्यालयों में हमने, चाहे गेस्ट टीचरों के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, हमने शिक्षकों की जो है कमी पूरी कर दी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम था हमारे यहाँ कि मेडिकल की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, अभी भी बहुत खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक हॉस्पिटल के लिए, सबसे पहले एक हॉस्पिटल के लिए एक डॉक्टर चाहिए। आज हमने अपने विधानसभा में 70-80% क्षेत्र में जो है में डॉक्टर उपलब्ध करा दिए हैं। हमारी जो एक सीएससी थी, 2 सीएससी हैं। एक सीएससी थी पहले नैनीडांडा में, उसमें केवल 2 डॉक्टर बैठते थे। आज की तारीख में 7 डॉक्टर वहां बैठते हैं। और ऐसे ही हमारी जितनी पीएससी हैं उसमें से एक आध को छोड़ दें तो सारे पीएससी में भी जो है हमारे डॉक्टर उपलब्ध है। ऐसे ही नैनीडांडा रिखणी खाल में हमारी एक पीएससी थी, जो हमारा एक हॉस्पिटल था, पूरे ब्लॉक में एक पीएससी था, उसको हमने उच्चीकरण करके सीएससी कर दिया और आज वहां भी 5-6 डॉक्टर हमारे लगभग वहां पर उपलब्ध है। इसी तरह जितने हमारे पीएससी हैं उनमें हमने डॉक्टर पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ हमने दोनों जो सीएससी बनी हमारी रिखणी खाल और नैनीडांडा, उसमें हमने उसकी एक्सरे की और ब्लड टेस्ट की आज आप सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। तो ये हमारा प्रयास है। और लेकिन ये सारा काम और भी स्पीड में और भी गति होती है इसमें, अगर 2 साल कोरोना काल नहीं होता। इस विपरीत परिस्थितियों में भी हमने ये काम करा है। अभी हम सड़कों के बारे में और भी आगे सोच रहे हैं, जैसे पक्कीकरण का है। हमारे यहाँ एक रोड है, बहुत ज्यादा लोगों के इसमें था लोगों का कि साहब विधायक जी तुमने कुछ नहीं किया,
ये था दुगड्डा, मैदावन, हल्दूखाल मार्ग, बहुत जर्जर स्थिति में था। तो हमने, क्योंकि बीच में 2 साल में काम, पिछले वर्ष उसको सैंक्शन कर दिया था, लेकिन कोरोना काल में काम नहीं हो पाया, क्योंकि जो हॉट मिक्स है वो केवल फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के 4 महीने ही काम होता है। तो इसलिए वो पिछले वर्ष नहीं हो पाई। इस साल हमने उसका टेंडर कर दिया है और अभी उसमें कार्य प्रारंभ होने लग गया है। मैं समझता हूँ कि मार्च अप्रैल तक जो है वो पूरा हॉट मिक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपके क्षेत्र से लगा हुआ जगदही से लेके किनगोड़ी खाल तक जो हमारी पैरेलल चलती है लाइन कुमाऊं के साथ, सर्ट के साथ, उसमें भी उसकी भी स्थिति खराब थी। उसके लिए भी हमने 11 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं और वो 11 करोड़ रुपए में बहुत जल्दी जो है, अभी अगले महीने जो ही 15 फरवरी के बाद टेम्परेचर ठीक होगा, उसमें भी हॉट मिक्स का काम चल जाएगा। ऐसे ही भवन पिपली था, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने महत्वपूर्ण नैनीडांडा ब्लॉक में एक जो महत्वपूर्ण काम है, जो हमारे आगे भी पीढ़ी याद करेगी, वो है एक पटेलिया नर्सरी। वो नर्सरी जर्जर स्थिति में थी और वहां कोई जाता नहीं था और वो खाली बंजर पड़ी थी। हमने माननीय त्रिवेंद्र रावत जब मुख्यमंत्री थे, उनके आगमन पर उनसे मांग करी कि इसको एक अच्छी सी नर्सरी बना दी जाए। तो आज की मैं आपको बता दूं कि वो आज उत्तराखंड की दूसरी या तीसरी नंबर की नर्सरी है, जिसमें और सबसे पहली नर्सरी है जो मल्टीपर्पज है। उसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी लोगों को बागवानी के बारे में, उसमें कीवी हो गया, सेब हो गया और अखरोट के पौधों के बारे में जानकारी और उनके पौध भी दी जाएगी। इसके साथ साथ उनको हमने ट्रेनिंग देने का काम भी किया है कि जो लोगों को आएंगे उनको शिक्षा भी उसमें दी जाएगी कि कैसे हम हॉर्टिकल्चर करेंगे, तो मैं काम करेंगे। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस इलाके में कहीं हमारे पर्यटक स्थल नहीं था, तो हमने इसी के अंदर 4 कॉटेज बनाने का काम किया है, ताकि जो है पर्यटक इसी के अंदर रह सके और अच्छी खूबसूरत जगह में अच्छा इसको ड्रेसिंग करके हम वो 4 कॉटेज उसमें कार्य प्रारंभ हो गया। तो ये हमारी मोटी मोटी सी ये जो हमारा मेरा जो अपना उपलब्धि है। और सड़कें तो मेरे समझ से मैंने 250 करोड़ का सड़क का पक्कीकरण, नई सड़क बनाना और पुल का काम किया 250 करोड़ का। और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद मेरे 10 साल का कार्यकाल, मेरे से 10 साल पे, क्योंकि मेरे से वरिष्ठ लोगों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया। उसमें हमारे माननीय एक काबीना मंत्री भी थे, माननीय मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन मैंने एक छोटे से विधायक के काल में मैं एक कह सकता हूं कि मैं उनसे किसी काम में 19 नहीं रहूंगा। पेयजल के लिए मैंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की है कि रिखनी खाल में रेवा पंपिंग योजना और जैरी खाल में भैरवगढ़ी पंपिंग योजना एक बहु महत्वाकांक्षी योजना है। भैरवगढ़ की पंपिंग योजना तो लोगों को पानी मिलने लग गया, 2006 में सैंक्शन हुई थी, लेकिन ये 6 के बाद उसके बाद कोई काम नहीं बढ़ा। मैं जब दोबारा विधायक बना तो मैंने सबसे पहले, जब मेरी सत्ता में आई हमारी पार्टी, तो मैंने 67 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन कराए। और आज की भैरवगढ़ी में जो हमारे कैंट है नैंसडाउन का, उसको भी हमको पानी की उपलब्धता हो गई, नहीं तो वहां बड़ा क्राइसिस था, पानी का बड़ा अभाव था। आज हमने उसको पूरा किया। इसके साथ साथ रेवा पंपिंग योजना वो पिछले साल शुरू होती, लेकिन कोविड के कारण नहीं शुरू हो पाई। अब टेंडर उंडर सब कुछ हो चुका है उसका। और रेवा पंपिंग योजना 30 करोड़ की योजना है, 30 करोड़ की बहुमहत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे ही एक चैड़पुर जो हमारे नैनीडांडा में, उसके लिए 10 करोड़ रुपए और 10 करोड़ अदाली खाल पंपिंग योजना के लिए हमने सैंक्शन करा है। और ऐसे छोटी मोटी एक 1.5 करोड़ की बहुत सारी योजना है। तो मेरा कहने का ये है कि हमने विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल के बावजूद भी हमने ये सारा काम किया है। तो अभी जी। हमारा प्रयास खाने की तरह होता है कि रात को कितना भी खा लो, सुबह आपको भूख लगती है, ऐसे विकास बढ़ता रहता है। और सर, जैसे कि आप धर्म से भी जुड़े हुए हैं, आप बहुत इसमें एक्टिव रहते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपकी विधानसभा लैंसडाउन है, उसके साथ में चौबट्टे खाल विधानसभा है, जिसके की मतलब अंदर में ये महाकाली मंदिर आता है। और आपकी विधानसभा में जो दीवा है, उस प्रसिद्ध दीवा मंदिर है, वो भी आता है। तो भविष्य में और आप किस तरह से देखते हैं कि महाकाली मंदिर, दीवा मंदिर, इन सबको जोड़ के एक टूरिज्म का सर्किट जो है, जो हमारी लास्ट टाइम पे बात हुई थी महाराज जी से, माननीय महाराज सतपाल महाराज से, उन्होंने भी कहा था। तो आप इसमें किस तरह का योगदान भविष्य में देंगे, ताकि ये क्षेत्र अपने आप में एक धार्मिक क्षेत्र में कन्वर्ट हो और टूरिज्म की संभावना यहाँ पे खुले? हाँ, निश्चित रूप से। अभी दीवा में मैंने अभी जी। हमने वहां पर लोगों के सहयोग से और कुछ सरकारी पैसे दे के भी दीवा में एक बहुत बड़ा सुंदरीकरण का काम किया। आपने देखा जी। होगा कि उसके फुट पे, उनके चरणों पे एक दीवा मंदिर का, छोटी दीवा के नाम से वहां पे मंदिर है। उसमें भी मैंने उसको भी मैंने साफ सुथरा, उसके टाइल्स वाइल्स की व्यवस्था मैंने उसमें की, एक माई रहती है वहां पे। और अभी मैं वहां जी। पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरे यहाँ एक तारकेश्वर मंदिर है, हम उसको नई तरीके से उस मंदिर को बना रहे हैं और उसके लिए भी हमने पैसा का आवंटन किया। ये हमारे विधायक निधि से माध्यम से हुआ है, इससे सरकार की तरफ से कोई ज्यादा योगदान नहीं मिला है, बात सही है।
पर्यटन विभाग की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से कोई ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन हमने अपने प्रयासों से और अपनी विधायक निधि के प्रयासों से दोनों से मिलकर हमने उनको एक नया स्वरूप बनाने का हमने काम किया है। ऐसे ही एक हमारे यहाँ जयरी खाल ब्लॉक में एक मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर, बहुत पुराना है। कहते हैं कि साक्षात गोरखनाथ जी वहां पर आए थे, उनकी चरण पादुका आज भी मानी गई है कि वहां पर है। हमने उसको भी एक नया मंदिर बनाने का कोशिश की है वहां पे, और मंदिर बनाया है। पहले वो छोटा सा मंदिर था, अब उन्होंने तो भव्य मंदिर बनाया है, और हमारा प्रयास है कि उसको इन सबको मिला के एक सर्किट बना जाए, निश्चित रूप से होना चाहिए। अभी ये निश्चित बात है कि जिस तरह से पर्यटक आना चाहिए था, धार्मिक पर्यटक है या कुछ है, उस तरह से हमारे यहाँ अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये निश्चित रूप से इसमें हम सारी राह निकल की असफलता है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बेबाकी से स्वीकार करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ लैंसडाउन है, लैंसडाउन में क्षेत्र में अभी सरकार की तरफ से हमारे लैंसडाउन क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, लोगों ने अपने प्रयासों से वहाँ कुछ किया है। लेकिन मैंने वहाँ एक झील के लिए लगभग वो झील हमारी फर्स्ट फेज में वो बन चुकी है, और ऐसे ही एक वाटरफॉल के नाम पे हमने वहां पर प्रपात बनाने का काम किया। अभी उसमें काम चल रहा है, हो सकता है कि 1-2 साल में वो काम हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रयास हो रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी काफी विघ्न बाधाएं करी है, तो ये हमारे काम। सर, अब आप एक बार फिर से आप विधायक चुने जाएंगे तो क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? और खासकर मैं ये कहूंगा कि गांव में जैसे उद्यमियों के लिए अगर कोई अपना बिजनेस छोटा मोटा करना चाहते हैं तो उसमें क्या रहेगा, और उसमें भी खासकर महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए क्या कुछ करना आप चाहते हैं, खासकर क्योंकि महिलाएं इतना कुछ पहाड़ में कर रही हैं और पुरुषों से ज्यादा मतलब हर चीज में आगे आती हैं। तो इस तरह की कोई योजनाएं आपके फ्यूचर के लिए कि जो कि महिला सेंट्रिक हो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विशेषकर लोगों को भैया पहले तो अपना व्यक्तिगत श्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए कि सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं, महिला समूह को 5 लाख तक का ऋण सरकार की तरफ से मिल रहा है। आप अगर चाहोगे तो इसको कारोबार कर सकते हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसका लाभ लेना चाहता है, महिलाएं इसका लाभ नहीं ले रही। हमने कई लोगों को प्रेरित भी किया, लेकिन लोग उसमें इंटरेस्ट में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे ही आप ये समझो, एग्रीकल्चर में 80% 90% तक सब्सिडी है। आप चाहे छोटे ट्रैक्टर ले लें, पावर टिलर ले लें, आप पॉली हाउस ले लें, बागवानी कर लें, लेकिन उसके बावजूद लोग अगर रुचि नहीं दिखा रहे, जब तक लोग रुचि नहीं दिखाएंगे तब तक आपको रोजगार को डेवलप नहीं होगा, ये स्पष्ट सबको मानना पड़ेगा। आप जिस क्षेत्र से हैं उसी क्षेत्र में हमारे किसी बंधु ने वहां पर फैक्ट्री लगाई है, वो भी तो फैक्ट्री कर रहा है, लेकिन और सिर्फ उसको देखते हुए अभी तक किसी ने भी उसको फैक्ट्री लगाने का कोशिश नहीं करी है। हॉर्टिकल्चर में अभी मैं जिस बगीचे की बात कर रहा था, उसमें हमने लोगों को कहा कि वहाँ एक हॉलैंड का और एक हिमाचल का एक्सपर्ट रहता है, वो लोगों को ट्रेनिंग देने को तैयार है, लोगों को सुविधा देने को तैयार है, लेकिन लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जब तक लोगों की रुचि नहीं होगी तब तक हम रोजगार को डेवलप नहीं कर पाएंगे, चाहे सरकार कितना भी उद्यम करे। ये मेरा सोचना है। जी सर, बिल्कुल। एंड सर, मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक रावत हैं, उनके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं दीपक रावत के पास जाना चाहता हूं। जी दीपक सर, मैं आपसे एक सवाल चाहिए कि आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बन रोजगार, तो रोजगार हम आप क्या स्कीम छी क्या चीज में स्किल अच्छे तो वे हिसाब से आपको थे रोजगार के देना बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक दिन हम सॉल्व नहीं होना ना, ये 1 साल में होना, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या हिसाब से आप देखती? देखियो ना, इनसे कि हर क्षेत्र अलग अलग तरीके से अलग अलग रोजगार हो। अब जन साउथ में चल जाओ तो वक्त नारियल पर डिपेंड से कि नारियल होंगे। अब तुम बोला कि हिमालय पर्वत में हम नारियल पैदा कर तो नहीं हो सको। हर जगह परिस्थितियां अलग अलग। हमारे जो पहाड़ परिस्थिति अच्छी वो हम केवल हॉर्टिकल्चर के माध्यम से अपने रोजगार बढ़ा सकते। अगर हम की और फैक्ट्री लोगों लेते रॉ मेटेरियल चढ़ो तो रॉ मेटेरियल उपलब्ध नहीं, जो रॉ मेटेरियल जन में समझो कि एक माल्टा बहुत है, तो आप अगर जेला हिमाचल में, आप जेला अगर गोवा में, तो वह लोकल स्तर पर आपको एक वाइन मिलेगा कोई हिमाचल में, तो वो आप गेट में कभी भी पार लो तो वह गेट में आपके वाइन बिकने मिल जाए, क्योंकि वह की जो माल्टा ची या सेब ची वहां जो वाइन हूं। लेकिन यह अभी उत्तराखंड में अभी लोग थे वाइन थे एक अछूत की तरह देखना चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भैरक शराब तो खूब बिकनी है, लेकिन हम अपना डेवलप नहीं कर सकना चाहिए। अगर हम चाहें तो हम एक इसकी वाइनरी लगा सकते हैं, उसपे एक वाइनरी लगा सकते हो। शराब की तो शराब ना हो जिसको वाइन, ये शराब नहीं है बल्कि वाइन है, तो वो लगा सकते हैं हम यहाँ। तो या उसके लिए हम माल्टा हमारे खेतों में पैदा कर सकते हैं, तो उसी में लगा कर हम उद्योग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही हम अपने यहाँ जो है मिर्च मसालों की फैक्ट्री लगा सकते हैं। वो फैक्ट्री आज की तारीख में आप देखो, रामदेव हमारे यहाँ से, रामदेव जी जो है हमारे यहाँ से मिर्च मसाले ले जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक है, और अपने यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए का उद्योग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि हम लोग इसका इच्छा ही नहीं हम लोगों की करने की। सरकार की तरफ से आप पर्यटन पे लगा लो, उसमें 50% तक जो है छूट है। आप हॉर्टिकल्चर में लगा लो, 80% छूट है। पर भैया सरकार साधन ही दे सकती है, साधना तो जनता को करनी पड़ेगी। अब साधना नहीं करोगे तो कैसे करके होगा? तो इसलिए पहले प्रेरित करना पड़ेगा जनता को कि भाई ये काम आपके लिए। अब मैं बताऊं, मैं अभी हिमाचल गया था, वहां मैंने एक व्यक्ति को पूछा कि भाई यार ऐसे ही जलवायु हमारे यहाँ है, तुम्हारे यहाँ तो करोड़ों रुपए का सेब और आलू और वो बिक रहा है। उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ सोच में फर्क है। उन्होंने कहा क्या सोच में है? कि हमारे यहाँ अगर व्यक्ति अगर बॉर्डर पे भी नौकरी कर रहा है, दिल्ली में बंबई पे नौकरी कर रहा है, तो कुछ होता है कि कब मैं रिटायरमेंट हूँ और कब अपने गाँव जाऊंगा, कब बगीचा लगाऊंगा और कब अपनी खेती करूंगा। तो वो इंतजार में रहता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ घर का अगर गाँव काल में होगा, वो कहता है कब मैं अपने पैसे हो जाएंगे मेरे पे, तो कब मैं यहाँ से छोड़ के नीचे चले जाऊंगा। तो पहले मानसिकता बदलनी पड़ेगी पहले, और उसके बाद हमको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पीढ़ी को तो इस डेवलपमेंट पे लगना पड़ेगा, तब अगली पीढ़ी को इसका लाभ मिल पाएगा, पहली बात। दूसरा ये कि सरकार में चाहे जनप्रतिनिधि हो, मैं जब क्षेत्र में जाता हूं तो मुझे बहुत सारे क्षेत्रों में बड़ा अफसोस होता है सुनने में। लोग कहते हैं, हम कहते हैं भाई हमने की काट तुम, हम बोलते भाई तुमने सड़क लियो, हम तुमने बिजली हो, तो लोग जवाब रहने अरे ये तो सब करने भाई मैं क्यों है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि विकास के प्रति एक सोच भी बदलनी पड़ी, सोच भी बदलनी पड़ेगी आपको। और जब तक किसी की मानसिक स्तर जहां का बदला नहीं जाएगा और ऊंचा नहीं होगा, तब तक आप कितना भी साधन दे दो, तो तब तक मैं समझता हूं कि कोई अच्छा सा परिणाम इसको मिल नहीं पाएगा। मेरा ये सोचना है, बाकी मैं ये नहीं कहता कि मैं सही कह रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो शहरी लोग यहाँ से स्किल प्राप्त करी है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में आके उनको कुछ चीज आता है, कोई काम आता है। अगर आप किसी इंजीनियरिंग को बोलो कि गांव जाके खेती करे, तो वो सक्सेसफुल शायद खेती में नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप उसी डेवलपमेंट में, यानी जिस स्किल में, जिसमें वो स्किल है, जिसमें वो माहिर है, क्या उसी रोजगार को हम उत्तराखंड में ला सकते हैं? नहीं, देखो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं कि अगर हम चाहेंगे कि भाई जिस चीज को हम नीचे प्लेन में कर सकते हैं वो पहाड़ में नहीं कर सकते हम। आप जैसे सूचना के संबंधित प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं, हमारे पहाड़ों में अगर हम करेंगे तो हमें उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसे अभी सौर ऊर्जा आया है, सौर ऊर्जा पहले गुजरात में विदेशों में था, आज की तारीख में सौर ऊर्जा हमारे पहाड़ों में नए तरीके से नए उद्योग के रूप में पनप रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही कोई परिवर्तन हमारे यहाँ होगा। आप बहुत सारे लोगों ने प्लान लगाए हैं सौर ऊर्जा, मेरी जानकारी में हमारे क्षेत्र के विधानसभा के अगल बगल 2-3 जगह बड़े बड़े प्लान लगे हैं। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे एक नई चीज के साथ जिसमें हम यहाँ स्थानीय स्तर पर हमको उपलब्ध होगा, उनको भी सोचना पड़ेगा। और उसी के आधार पर हमको विशेषकर पर्यटन और ये हॉर्टिकल्चर पे हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जड़ी बूटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि और इसी से संबंधित उद्योग हमको यहाँ पे लगाने चाहिए। ये तभी हम यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। और आप चाहोगे कि बंबई या दिल्ली वाला टेक्निक जो है हम यहाँ पर कर लगा दें, तो ये नहीं हो सकता। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि गांव में लोगों ने बोला है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मैं देखूं तो लोग कह रहे हैं कि डिजिटली तरीके से हम मतलब लोग जुड़ना चाहते हैं, तो नेटवर्क की लोगों को कहीं, ऐसे नहीं कहूंगे सब जगह, लेकिन कई क्षेत्रों में मुझे लग रहा है कि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। तो उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं? आपके पास कोई इसके लिए रोड मैप है, या फिर आप कैसे इसको डेवलप करेंगे? निश्चित रूप से अभी कनेक्टिविटी की हम पे बहुत ज्यादा समस्या है, और मैं समझता हूँ मेरी विधानसभा में तो शायद 60-70% जो है कनेक्टिविटी नहीं है। तो मेरे यह सोचना है कि भाई अभी तो प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर ऑफर देना चाहिए कि यहाँ पर जैसे जियो ने अभी थोड़ा सा मेहनत की है, तो हमें उसको काफी रिलीफ मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अभी शायद जैसे जैसे नीचे प्लेन में जब पूरा हो जाएगा उनका टारगेट, तो शायद वो हमको भी यहाँ पर पहाड़ों में मिलेगा। और इसमें हम लोगों को गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो जैसा ये कोरोना काल चला, अभी जिस तरह से वर्चुअल बैठक, वर्चुअल पढ़ाई ये सारी चली, तो उससे तो इसकी आवश्यकता और भी हमें महसूस हुई है। तो ये हमें जरूर सरकार को इस पर गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। जी सर मेरा नेक्स्ट है कि जो डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि हमारे पहाड़ में लोग शिक्षित भी हैं और इमोशनली भी हैं, मतलब लोग इमोशनली अच्छे हैं, लोग बहुत ईमानदार है। आप तो जाने जी कि हमारे गाँव का सबका मतलब कितने ईमानदार है। तो डबल इंजन की सरकार जो है, आप लोगों को कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में कितना महत्व है? देखिए मैं आपको बता दूं बात कि डबल इंजन की बात मैं बताऊंगा। मैं अभी आप स्टेट गवर्नमेंट के पास 100 रुपए में 72 रुपए, जो 72 रुपए 100 रुपए में वो केवल वेतन में जानो, तनख्वाह में जानो,
और केवल आप जो से 28 रुपये जो से विकास कार्य में लगनो। तो ये सबसे पहली बात की होची कि हम तो ये जो इन चीजों पर भी ध्यान देना पाला कि हम लोगों के दिमाग में एक मानसिकता बन गया कि हम सरकार नौकरी करना बस और बाकी नहीं करो। अभी मैं समझता हूं कि जो हमारे इनकम सोर्सेज हैं, जो सरकार के इनकम सोर्स हैं, अभी हम पूरी की पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। हमें पहले अपने इनकम सोर्स में बढ़ावा करना पड़ेगा और बढ़ावा तभी होगा क्योंकि पहले हमें जो है ये तनख्वाह आदि से जो है इतनी जल्दी हम हर साल हमारे लोग जो है मांग करते हैं कि हमें साहब 7वां वेतन, 6वां वेतन, 8वां वेतन तैयारी कर लेते हैं, उसकी मांग करते हैं। लेकिन हम लोग ये भी समझते हैं कि हमारी वित्तीय व्यवस्था कैसी है। आज की तारीख में हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, जीएसटी भी बहुत कम आता है, इसलिए हमारी परिस्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं है कि हम ज्यादा नौकरियां दे सकें। इसलिए इस चीज पे भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको अन्य उद्योग के माध्यम से, इसके माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। और इस परंतु मेरा एक बात और कहना है कि हमारे यहाँ लोगों की एक मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी कि केवल सरकारी नौकरी को टारगेट करा कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसी को रोजगार मान रहे हैं। हम लोगों को अपने भी और रोजगार जो है अपने घर में अपने करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेरा मेरे जान परिचित में है, 2 बच्चे आईटी में, वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे थे। वो विदेश से नौकरी छोड़ के आज अगस्त समूनी में एक हल्दी बीटा के नाम से काम कर रहे हैं और आज वर्ल्ड में उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा भी कभी कंसेप्ट लोगों के मन में होना चाहिए, तभी जाके उन्होंने छोड़ी है 1.5-2 लाख की नौकरी और आज हल्दी बीटा के नाम से उस काम को कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ तो हमको अपना भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सरकार के योजनाओं का फायदा हम ले पाएंगे। ये मेरा कहना। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग हेलो। जैसे कि हर एक पार्टी की अपनी एक सिद्धांत होते हैं, अपनी एक प्रणाली होती है, और जैसे बीजेपी की है कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना। और तो अब तक हम उत्तराखंड में किस तरीके से अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे पाए? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत स्कीमें हैं जो केंद्र से मिल जाती है और वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सहयोग करती है। हम कहाँ तक पहुंचे हैं सर? देखिए, संस्कृति हमारा तो खुद ही एक विभाग संस्कृति विभाग है जिसका काम ही यही है किस तरह से हम अपने परंपरागत रीति रिवाजों को किस तरह से उनका संवर्धन कर सकें। इसके लिए सारी हमारे विभाग ही इसलिए है कि वो इसी काम को करता है। और मैं समझता हूँ कि अभी तक तो ऐसा कोई संकट नहीं है कि जो हमारी रीति रिवाजों संस्कृति पे कोई नुकसान हो रहा हो। लेकिन सरकार की तरफ से इसमें समय समय पर जो है इसमें बढ़ावा दिया जाता है, उनको सहायता भी दी जाती है, चाहे सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे हमारे परंपरागत खान पान से संबंधित हो, या हमारे चाहे ढोल बजाने से लेके हों, हमारे गाने बजाने से लेके हों, और हमारे जो किसी भी चीज में संस्कृति जो है हमारे, हाँ थोड़ा सा हमारे शादियों में या हमारे जो संस्कार है उनमें थोड़ा सा हमारा थोड़ा अभी क्योंकि नया भौतिक जो हमारा यूरोपीय संस्कृति वो थोड़ा सा हम लोगों को प्रभावित जरूर कर रही है। लेकिन ये ऐसा इतना बड़ा संकट नहीं है क्योंकि ये होता रहता है। हमारी संस्कृति कभी किसके पास आ जाएगी, किसकी संस्कृति हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि आज की तारीख में जब से उत्तराखंड बना है हम ज्यादा जागरूक हुए हैं अपनी संस्कृति के प्रति। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े, महाकाली मंदिर आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें विश्वास है कि आप भविष्य में भी सहयोग करेंगे, इसी तरह सहयोग करेंगे। तो सर एक बार आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद है और आपको आने वाले विधानसभा चुनाव के हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।